नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों बीच में संपूर्ण किताब के आप लोगों के इतिहास के अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं बच्चों। तो कहीं भी आप लोगों को जाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तैयारी करनी है 2 मार्च की। किसकी तैयारी करनी है बच्चे हम लोगों को? तो 2 मार्च की हम लोगों को बहुत तगड़े तरीके से हम लोगों को क्या करनी है बच्चे, तैयारी करनी है। तो आज हम लोग जो सेशन लेने वाले हैं बच्चे, हमारा लंबा सेशन होने वाला है। किसको लेकर? आज अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग क्या करने वाले, कमांड करने वाले हैं। इसमें मैंने आप लोगों के लिए जो एक्सपेक्टेड, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकते थे, उनको मैंने क्या किया है बच्चों, आज के इस सेशन में उनको डाला है। तो आप लोगों को कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ जमे रहना है। और कैसे आप लोगों को अति लघुत्तरीय लिखना है, यह मैं आप लोगों को यहां पर CUT हिंदी चैनल के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बच्चों आइए, देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आप लोग बीच में? पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? यह आप लोगों का बच्चे, ठीक है, कैसा क्वेश्चन है बच्चे? तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। बताओ जल्दी से आप लोग बच्चों कमेंट करके, ठीक है, कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका उत्तर कैसे लिखना है, कैसे हम लोगों को शुरुआत करनी है। और अति लघुत्तरीय में हम लोगों को कितने शब्दों में आंसर लिखना होता है, कितने शब्दों में लिखना होता है, और कितने अच्छे शब्द लिखेंगे तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूपी बोर्ड के अंदर क्या मिलेंगे बच्चे? तो नंबर मिलेंगे। तो फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दो, ठीक है, कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, बिल्कुल, हेलो 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 बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से इसका उत्तर दे दो बच्चों। तो फिर मैं आप लोगों को इसमें क्या करता हूं, बताता हूं कि इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। और इसका क्या दो आप लोग, इसका सही उत्तर दो। चलिए चलो फटाफट बच्चों उत्तर देना चालू करो आप लोग। चलिए उत्तर देना चालू करो बच्चों इसका। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है आप लोगों का, कमेंट करो। चलो उत्तर आने लगे हैं। कोई कह रहा है कि 10 मई 1857 से। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। और फटाफट फटाफट बच्चों। और कोई मेरठ छावनी बोल रहा है, बिल्कुल ये भी सही है, मेरठ छावनी से हुई थी। ठीक है, और बताओ बच्चों। चलिए बच्चों, चलो बच्चों आप लोगों के उत्तर आना चालू हो चुके हैं। देखिए बच्चे, हम लोग लिखने का तरीका यहाँ पर सीख रहे हैं कि किस प्रकार से, और क्वेश्चन यहीं से आना है। जब मैं 2 मार्च को शाम को आप लोगों के साथ में पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को नाम लेके बताऊंगा कि ये फलाना क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में इतनी तारीख को क्या किया था, डिस्कस किया था। तो इसको आप लोग हल्के में बिल्कुल ना लें। ये पेपर ऐसा नहीं कि कट कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी, ये स्टडी करके पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। क्या करना है बच्चों? आप लोगों को इन सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना है। चलिए कमेंट आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसमें आप लोग देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होंगे ना बच्चे, अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होंगे, इसमें आप लोग शब्द सीमा कितनी रखती हैं? तो बच्चे 50 शब्द लिखने हैं। कितने शब्द लिखने हैं आप लोगों को? 50 शब्द। ठीक है, 50 शब्द मतलब आप लोग, आप कई बच्चों के दिमाग में ये हमेशा प्रश्न बना रहता है कि सर कितनी लाइन में उत्तर दे बच्चे। तो बच्चे हमेशा इसका उत्तर आप लोग जो देना चाहें वो 3 से 5 लाइन के बीच में दे सकते हो। ठीक है, कितनी लाइन में दे सकते हो बच्चों? इसका आप लोग अति लघुत्तरीय में बता रहा हूं आप लोगों को कि कितनी लाइन या कितनी रेखा में आप लोगों को क्या देना हो चाहिए बच्चे, इसका उत्तर देना चाहिए। तो 3 से 5 के बीच में आप लोग इसका उत्तर दे सकते हो, क्योंकि उसने साफ बता रखा है कि 50 शब्द में आंसर देना है, लेकिन 10%,
ठीक है, 10% इसमें कमी और वृद्धि की जा सकती है। क्या की जा सकती है बच्चे? तो 10% कम भी लिख सकते हो 50 शब्दों में, और 10% ठीक है बढ़ा के भी लिख सकते हो। और इससे ज्यादा बढ़ा के लिख दिया आपने तो वो आप लोगों के फिर नंबर, ठीक है, वो समझ जाएगा कि इसने कुछ ज्यादा ही ज्ञान यहाँ पर देने का काम किया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ज्यादा लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, उसी के ऊपर लिखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपका जो कॉपी चेक करने वाले जो बंदा होगा उसका नजरिया आप लोगों के लेकर क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा, तो आप लोगों को नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, फालतू कॉपी के अंदर लफासीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, प्रॉपर लिखना तरीके से, क्योंकि आता आप लोगों ने पूरा साल भर पढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, आपको आता है, लेकिन बस उसको अंदर दिमाग से निकाल कर उसको सही से सहज, ठीक है, अच्छे सजा के वहां पर आप लोग क्या कर सकें? लिख सकें। इसी की थोड़ी सी कला पे आप लोगों को क्या करनी है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बच्चे। ठीक है, तो शब्द सबसे पहले हम लोगों ने बच्चे डिस्कस किया है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि शब्द सीमा किस प्रकार से आप लोगों को यहां पर क्या करनी है? रखनी है। चलिए अब बात करें बच्चे हम लोग 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? किसकी बात कर रहे हैं? 1857 के विद्रोह की शुरुआत। तो बच्चे आप लोगों को इसमें 50 शब्द जो लिखोगे ना, इन 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई, कब बच्चे? 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 को, ठीक है, अंग्रेजों की जो एक मेरठ छावनी थी, ठीक है, या मेरठ छावनी से हम लोगों को होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, और यहीं से 1857 की क्रांति का हम लोगों को बिगुल बजता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार के आप लोग शब्द लिख सकते हो। मिनिमम 3 से 4 लाइन में आप लोगों का एक क्या चला जाएगा? उत्तर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को सिर्फ 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई, आप सब जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, लेकिन हम लोग शब्द कैसे लिखना है? तो देखो क्या बोला उसने, सिर्फ कितना पूछा है आप लोगों से, उतनी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब मैं ये यहां डिस्कस करूंगा ना लघुत्तरीय, तो मैं लघुत्तरी के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, जब मैं दीर्घ उत्तरी बताऊंगा तो दीर्घ उत्तरी के हिसाब से डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। समझ रहे हैं ना आप लोग? अभी सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अति लघुत्तरी की बात कर रहे हैं। और अभी अति लघुत्तरी में हम लोगों को चर्चा भी सिर्फ वैसी करनी है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी बच्चे? तो 10 मई 1857 को हम लोगों को मेरठ छावनी से होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे लिखना है कि जो 1857 की क्रांति की शुरुआत थी वो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी, और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हम लोगों को होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इतने में आप लोगों का ये खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? ठीक है, चलो फटाफट इसका आंसर दो आप लोग कमेंट करके, फटाफट। चलिए इसका उत्तर दो बच्चों, फिर मैं बताऊंगा इसको भी आप लोगों को। भारत में, क्वेश्चन क्या आप लोगों का बच्चों? भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? ठीक है, रेलवे की शुरुआत बताओ बच्चों, जल्दी से फटाफट बताना बच्चे, बताएं आप लोग बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलो वेरी गुड, उत्तर आने लगे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। सुनना बच्चे हैं आप लोग, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? बिल्कुल आप लोग जो उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। कोई एक दो आप लोगों में से गलत है। ठीक है, कोई लॉर्ड कैनिंग बता रहा है, कोई लॉर्ड डलहौजी। भाई इसी पे हम लोग चर्चा कर लें बच्चे। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेना, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप लोगों को? क्या किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम लोग? कि आप लोगों को इसका उत्तर कैसे लिखना है बच्चे? तो इसका उत्तर लिखना है कि भारत में, देखना, भारत में रेलवे की शुरुआत, ठीक है, 1854 में, ठीक है, सॉरी 1853 में। ठीक है, कब लिखना है आप लोगों को? 1853 में। क्या बोला है बच्चे मैंने? भारत, उत्तर में बात कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, उत्तर क्या लिखना है आप लोगों को? उत्तर में
भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में, ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके बच्चे? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है, हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है, या लॉर्ड डलहौजी के समय में हम लोगों को देखने को मिलती है। और आगे क्या लिखोगे? ठीक है, आगे क्या लिखना है आप लोगों को? फिर ये भी बताना है कि पहली ट्रेन कहां से कहां तक के बीच में चली थी। उसमें लिखना है आप लोगों को कि प्रथम रेलगाड़ी, ठीक है बच्चे, प्रथम रेलगाड़ी, ये एडवांस हो जाता है इस टाइप के फैक्ट डालना। प्रथम रेलगाड़ी, ठीक है, कहां से कहां तक? तो मुंबई से, ठीक है बच्चे, मुंबई से थाने के बीच में। कहां से? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख देना। 34 किलोमीटर कहां लिख दोगे आप लोग? तो ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है, 34 किलोमीटर के मध्य चली थी। बस इतना लिख दिया तो आप लोगों का काम बन गया। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, इतने इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिखना है। तो भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब की बात है बच्चे? तो 1853 में। और तारीख भी लिखना चाहो तो तारीख भी लिख सकते हो बच्चे, 16 अप्रैल की बात है। ठीक है, तारीख लिखना चाहो तो कब की? तो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में, ठीक है, रेलवे की शुरुआत हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हो कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी, ठीक है, कितने? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर मध्य हम लोगों को चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लूं। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। किसके नाम बताना है बच्चे? उत्तर लिखना आप लोगों को अति लघु उत्तरी में। क्या लिखना है बच्चे आप लोगों को? सिर्फ उत्तर लिखना है अति लघु उत्तरी के अंदर। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखना है। ठीक है, चलिए अब फटाफट कमेंट करो और इसका उत्तर दो बच्चे। आप लोग उत्तर दो जरा फटाफट कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो और उत्तर दो बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो, उत्तर दो आप लोग। फटाफट कमेंट करो बच्चों। चलो कमेंट आना बिल्कुल, हाय हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बच्चों, चलो बच्चों, ओह, चलो बच्चे मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करें ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लो। ठीक है, कि उदारवादी और गरमवादी है क्या बच्चे? तो सुनना, एक चीज सुनना बच्चों, 1885 की बात है। कब की बात है? 1885। इसको भारत के अंदर हम लोगों को एक बहुत बड़ी बिग डेट ये हम लोगों को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन? भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चे। क्या हुई थी बच्चे? इसकी स्थापना हम लोगों को होती हुई दिखाई दी थी। किसकी स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो फिर वो बात ये आती, A.O. हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी हम लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो A.O. हुम हम लोगों को इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं। ठीक है, पितामह कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का A.O. हुम को। देखो 1885 में कांग्रेस बनी, लेकिन आप लोग देखोगे ना 1907 तक जाते जाते, कब तक बच्चे? 1907 तक जाते जाते आप लोग कांग्रेस दो भागों में बढ़ती हुई दिखाई देती है। कितने भागों में बच्चे? दो भागों में बढ़ती हुई दिखाई देती है। कितने भागों में बढ़ गई? एक कहलाए उदारवादी बच्चे, एक कहलाए किसमें? उदारवादी, और एक क्या कहलाते हुए दिखाई देंगे हम लोगों को? उग्रवादी। एक क्या कहलाएंगे? उग्रवादी। ठीक है, इन्हें ही गरम दल भी कहा जाता है बच्चे। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? गरम दल। और उदारवादियों को नरम दल कहा जाता है। बताता हूं बच्चे ये स्थिति पैदा क्यों हुई, उदारवादी इनका नाम कैसे पड़ा, नरम और गरम दल।
एक चीज सुनना बच्चों, इस 1907 की थोड़ी सी हम लोग पृष्ठभूमि बना लें। क्या बना लें? थोड़ी सी बच्चे हम लोग पृष्ठभूमि। क्या पृष्ठभूमि बनाए बच्चे? तो देखो 1905 में एक घटना घटित होती है। मैं इस 1907 में मैंने क्या कहा कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है बच्चे, कितने भागों में विभाजन हुआ? 2 भागों में। मैंने यही बताने का प्रयास किया, एक उदारवादी हो गए और एक उग्रवादी हो गए। तो इस विभाजन का कारण क्या रहा, इसकी पृष्ठभूमि में आप लोगों को थोड़ी सी यहां दिखा रहा हूं। ठीक है, तो समझना बच्चों इसमें कि इसकी पृष्ठभूमि हम लोगों को क्या देखने को मिलती है। तो इसकी पृष्ठभूमि है ना बच्चे, तो 1905 है। क्या हुआ 1905 में? तो बच्चे 1905 में अंग्रेज जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, कौन थे बच्चे? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया। क्या किया गया बच्चे? बंगाल का विभाजन किया गया। अब इनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया ना, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। तो बच्चे इस विभाजन को कांग्रेस ने क्या लिया, किस परिप्रेक्ष्य में लिया? तो उनका मानना यह था कि हम लोगों की जो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है, एकता है, उसको ये डाइवर्ट, ये तोड़ने का प्रयास है। किसको? ये बंगाल के विभाजन को। क्योंकि आप लोग उस समय बंगाल को देखते हैं ना बच्चे, तो बंगाल में हिंदू और मुसलमान दोनों का आप लोगों को एक समान प्रतिनिधित्व आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। कैसे एक समान देखने को मिलेगा? क्योंकि जो इन्होंने पूर्वी बंगाल बनाया था ना बच्चे, यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे, और यहाँ पश्चिम बंगाल जो लॉर्ड कर्जन ने बनाया था, इसमें हिंदू बहुसंख्यक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पूरे बंगाल में हिंदू और मुसलमान आप लोगों लगभग एक समान जनसंख्या में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए एक मुस्लिम बहुल राज्य बना दिया पूर्वी बंगाल, और हिंदू बहुल राज्य बना दिया लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल। यह कब की बात है? 1905 में। कांग्रेस ने खूब विरोध चालू किया, और इसी को लेकर बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई बच्चे? सुनना, मैं बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि ये विभाजन, ये उदारवादी उग्रवादी, क्योंकि बच्चों आप लोगों से यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं के। यही ऐसा भी आ सकता है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए। समझ रहे ना? तो ये कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, तो रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सुनना, तो बात कर रहा था मैं अब 1905 में बंगाल विभाजन, और इसी के विरोध में क्या चालू हुआ बच्चे? इसी के विरोध में हम लोगों को, ठीक है, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बच्चों ये जो बंग भंग आंदोलन हुआ ना बच्चे, इसी आंदोलन के तहत कई सारे छोटे छोटे कार्यक्रम चलाए गए, जैसे स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जगह जगह धरना प्रदर्शन, उपाधियों का त्याग, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। तो 1905 से आप लोग देखोगे ना 1906, ठीक है, 1906 और 1907, इन 2 सालों में 1905 से 1907 तक देखोगे ना, तो बंग भंग आंदोलन की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, वो बड़ी स्लो थी। वो अपने जो मोटो निर्धारित किए गए थे, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे इस बंग भंग आंदोलन के, वो अचीव कर ही नहीं पा रहा था। तो बच्चे 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1907 मैंने यहां पे भी लिखा है बच्चे, और यहां अलग से लिख रहा हूं 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ बच्चे। कहां अधिवेशन हुआ? सूरत में अधिवेशन हुआ। अब सूरत में अधिवेशन हुआ ना, अधिवेशन, तो यहां पर कुछ लोगों ने, जैसे कुछ लोग कौन? लाल, बाल व पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन 3 लोगों ने कहा कि जो बंग भंग आंदोलन है ना, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना चाहिए? हिंसक करना चाहिए। हमारी मांगों को हम लोगों को उग्र करना चाहिए। हिंसक शब्द गलत होगा, सिर्फ इतना समझो बच्चों कि हम लोगों को हमारी मांगे क्या करना चाहिए? उग्र करना चाहिए। ठीक है, ये उग्र मतलब समझ रहे ना, थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहिए, अंग्रेजों को डर तो हो। अब ये क्या कर रहे थे बच्चे? उदारवादी नरम दल के लोग, इनको लिबरल क्यों कहा जा रहा है उदारवादी? क्योंकि ये चिट्ठी लिखते थे अंग्रेजों को कि साहब ऐसा, मतलब संवैधानिक तौर तरीके से, और ये इधर वाले लोग बड़े गुस्साहित होते थे कि नहीं नहीं तुम लोग गलत करते हो, क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेज करते गलत हैं और हम लोग उनके से झुक झुक के और उल्टा सलामी देके काम करें उनके आगे, तो ये गलत है। तो ऐसे लोग उग्रवादी में कौन कौन आते थे बच्चे? तो लाल, बाल और पाल। यही आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए ना यहां पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उग्रवादी नेताओं का नाम लिखिए, तो आप लोगों को यहां क्या लिखना है? तो लाल, बाल व पाल। तो आप लोग सीधे मत लिख देना बच्चों,
इनके पूरे नाम लिखना है आप लोगों को। कैसे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल। किस में आ जाए बच्चे? यहाँ तो उदारवादी लिखा है, उदारवादी तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है, ठीक है। तो ये उग्रवादी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब सुनना, ये उदारवादी कौन थे, ठीक है। ये तो आप लोग समझ में आया कि ये जो बंगाल बंग भंग आंदोलन था, इसमें संवैधानिक तौर तरीके से चिट्ठी विट्ठी लिखना, ये सारी चीजें, उधर से जवाब भी चिट्ठी में आएगा, ये प्रोसेस बड़ी स्लो थी और ये उग्रवादियों को बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी। इसीलिए 1907 में कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। तो उदारवादी नेता कौन कौन थे बच्चे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे बच्चे? गोपाल कृष्ण गोखले। या आप लोगों को आपके इस आंसर में लिखना, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु देखने को मिलते हैं हम लोगों को, राजनीतिक गुरु थे ये। कौन थे बच्चे गांधी जी के? ये तो ये हम लोगों को राजनीतिक गुरु देखने को मिलते हैं। दूसरे कौन थे बच्चे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देखने को मिलेंगे, सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सब आप लोगों को लिखना है। किस में लिखोगे? और भी कई सारे नाम है, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता लिख सकते हो, दीनचा वाचा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम 3 लिख देना। कितने लिख देना बच्चों आप लोग? 3 लिख देना, काम बन जाएगा। तो समझ में आया बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दल थे, उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है। उदारवादियों को ही नरम दल। अब यहां ऐसा लिख के आ जाए, नरम दल के नेताओं के नाम बताइए, तो नरम दल ही कौन है बच्चे? उदारवादी हैं, ठीक है। नरम दल उदारवादी, समझ गए ना? ये क्या करते थे? ये जो बंग भंग आंदोलन हुआ था उसमें कैसी प्रक्रिया से काम करते थे, और उग्रवादी इस चीज के विरोधी थे कि तुम लोग, तुम्हारी प्रक्रिया सही नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा तो दिखाओ अंग्रेजों को, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। मैंने एक ही क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को 4-5 और भी अलग अलग यहाँ पर क्या बता दिए बच्चे? क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। इतना समझ में आया हो तो बोलो जल्दी से कमेंट करके फटाफट कि हाँ सही सही है सर। जल्दी से कमेंट कर दो बच्चों, कमेंट करके बता दो जल्दी से प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए कमेंट आने लगे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव बच्चे? उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। फटाफट इसका उत्तर दो, ठीक है। कमेंट तो करो आप, जितना बने आप लोगों से, ठीक है। फटाफट कमेंट करो, इसका उत्तर दो कि किस रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करोगे आप लोग, कमेंट करें, इसका उत्तर दें, बताएं कि हाँ सर इसका उत्तर ये हो सकता है। चलो चलिए जल्दी फटाफट कमेंट करें। चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोग तो उत्तर कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं बच्चों आप लोगों को, सुनना। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? बच्चों इसका हम लोग क्या लिखने वाले हैं? उत्तर लिखने वाले हैं। इसका क्या लिखने वाले हैं हम लोग? उत्तर। देखो बच्चों आप लोगों को क्या लिखना है, ठीक है, सुनना।
पहले तो ये पता होना चाहिए उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। तो बच्चे 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है बच्चे, यहाँ मैंने इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश नहीं लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं करना है बच्चे? लो मैं भी हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग गलत सीखोगे यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं सीखना है। कब की बात है? उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था बच्चे? तो 13 दिसंबर। ठीक है बच्चे, 13 दिसंबर, ठीक है, 1946, ठीक है, 1946 को लाया गया था। अब सुनना, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के समक्ष रखा गया था। ठीक है, भारतीय, ये सब लिखना है बच्चों, ऐसी लाइन जो मैंने बोली ना, भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के समक्ष, भारतीय संविधान सभा के समक्ष क्या किया गया था बच्चे? प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने क्या कहा था? तो इस, सुनना आप लोग, अब मैं आगे लाइन दोहरा रहा हूं, जो लिख रहे हैं वो लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 13 दिसंबर 1946 या 1946 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, पूरी लाइन क्या थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष, ठीक है, इसे क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य अर्थात देश यहाँ पर क्या किया गया था? घोषित किया गया था। यह आप लोगों को शब्द आप लोगों को लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है आप लोगों को? कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र अर्थात राज्य, राष्ट्र भी यूज कर सकते हो या राज्य शब्द भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो घोषित किया गया था। ठीक है बच्चे, ये हम लोगों की बात हुई। इसमें एक और क्वेश्चन सेम आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को, सिर्फ माइनर सा अंतर है, ठीक है, लेकिन आंसर सेम है। ठीक है, चलिए, इसलिए ये क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्या लिखा? भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखो, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था, इसमें भारत को क्या घोषित किया गया था। तो हम लोगों ने क्या लिखा? एक भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित किया था। ठीक है, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को एक आप लोगों से कैसे पूछ सकता है बच्चे? वो इस टाइप से पूछ सकता है। अब ये पूछ रहा है कि अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव, ये बताओ कि उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान सभा में से किसने? तो पीछे ही हम लोगों ने देखा था, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, इस प्रश्न की स्थिति में भी उत्तर वही आप लोगों का होगा जो हम लोगों ने पीछे देखा है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ रहे ना? दोनों क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना और उत्तर सेम होगा। तो यहां कैसे लिखोगे इस उत्तर को बच्चे? तो देखो, सुनना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समझ में आ गया? ठीक है बच्चे, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें उनके द्वारा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित किया गया था। ठीक है बच्चे, समझ में आया अच्छे से? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लूं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे आप लोगों के सामने? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बच्चों, गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्त क्या थी? अगला क्वेश्चन क्या बच्चे? गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्त क्या थी? ठीक है, गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्त क्या थी? फटाफट कमेंट करो और बताओ फटाफट कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए कमेंट करो बच्चों और इसका उत्तर दो फटाफट। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, फटाफट उत्तर दो इसका बच्चों। ठीक है, कि इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल कमेंट आना चालू हो चुके हैं। क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्त क्या थी? इस पे आप लोगों को उत्तर देना है। इस पे क्या देना है बच्चों? आप लोगों को उत्तर देना है। फटाफट कमेंट करो, सही उत्तर दो। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बच्चों?
चलिए 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 बच्चों फटाफट। चलिए बच्चों, बात करें बच्चों हम लोग, मैं इसका उत्तर देता हूं बच्चों आप लोगों को अब, क्योंकि आप लोगों को भी समय देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो मैं ही बताऊं आप लोगों को। तो आप लोगों के दिमाग में से निकलाना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़े बच्चे हम लोग। गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्त। सबसे पहले तो आप लोग देखो ना, गांधी इरविन समझौता हुआ ही क्यों था। तो बच्चे पहली जो शर्त थी ना, वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए। देखो इस आंसर को आप लोगों को कैसे लिखना पता है, क्या पूछा क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्त क्या थी, क्या थी ना। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना होगा बच्चे, गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्तें निम्नानुसार है। क्या लिखोगे, या निम्न प्रकार से है। ठीक है, या निम्नानुसार है, या निम्न प्रकार से है, या इस प्रकार है। जो भी शब्द का आप लोग टर्म का प्रयोग कर सकते हो। एक चीज और बताऊं बच्चों, आप लोग जब लिखो ना तो एक ही एक टर्म को बार बार यूज नहीं करना कि इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार, समझ रहे हैं ना। हर क्वेश्चन में अलग अलग शब्द लिखा करो। ठीक है, निम्न है या निम्न प्रकार है या अधोलिखित है, इस टाइप से आप लोग शब्दों का क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या प्रयोग किया बच्चे, निम्न है। पहली शर्त क्या बताई मैंने, कि गांधी अपना जो आंदोलन चला रहे थे ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको वापस ले लेंगे। ठीक है, दूसरी शर्त क्या थी, कि जितने भी, दूसरी शर्त गांधी की थी, गांधी ने कहा जितने भी आपके जो मुकदमे हैं, ठीक है, उनको क्या लोगे, आप लोग वापस लोगे। तीसरी चीज गांधी जी ने एक और मांग की थी कि आप हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त, ठीक है, लोगों को छोड़कर जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, अंग्रेजों के पास बंदी बनाए गए हैं, ठीक है, उनको सबको अंग्रेजों को छोड़ना होगा। इरविन ने, ठीक है, को किसकी बात करें, लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय थे, इरविन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए हों, चाहे वो हम लोगों को देखने को मिले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए हों, इनको सबको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए गांधी ने क्या कहा था कि हाँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना जो जिन्होंने क्या किया हिंसा, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी ने हिंसात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त जो राजनीतिक बंदी थे, उनकी रिहाई की भी सविनय, हम लोग बात करें कि गांधी इरविन समझौते में क्या की थी बच्चे, तो आप लोग कोई दो शर्तें लिख देना सिर्फ। पहले तो ये लिख लेना कि इसी समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था। दूसरी शर्त लिख देना, हिंसात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त जो अन्य राजनीतिक बंदी थे, उनको इस शर्तों के तहत गांधी जी ने क्या करवाया था, छुड़वाया था। ठीक है, इस समझौते से छुड़वाया था। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन ले हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आपके बीच, अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आप लोग बीच में। अगला क्वेश्चन, अवध विलय के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों को बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों, अवध के विलय के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों को बताइए। दो कारक बताना है या दो कारण बताना है। ठीक है, कारक मतलब कारण ही होता है। ठीक है, दो कारण बताना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, मैंने और सिंपल कर दिया। कितने कारण बताना है आप लोगों को, तो दो कारण बताना है। फटाफट कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो बच्चों फटाफट, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट उत्तर दो बच्चों। चलो चलो फटाफट कमेंट करें आप लोग, कमेंट करें। ठीक है, मैं भी देख लेता हूं आप लोगों को कमेंट।
चलो बच्चों, मैं बता देता हूं आप लोगों को। बच्चे आप लोग बिल्कुल, कुछ लोग सही दे रहे हैं उत्तर और कुछ लोग, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए बात करें बच्चे हम लोग अवध विलय के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों को क्या करिए बताइए। देखो बच्चों, अवध के विलय, पहले तो ये बता दूं अवध का विलय किया किसने और कहां क्या हुआ, ये आप लोग बता दूं बच्चे। देखो बच्चों, अवध की बात करें ना, अवध को अंग्रेजों ने, ठीक है, अवध का उपयोग अंग्रेजों ने, या प्रयोग की हम लोग बात करें या उपयोग की समझ लें, इसका उपयोग अंग्रेजों ने बफर स्टेट, ठीक है, कैसा स्टेट, तो बफर जोन या बफर स्टेट के तौर पे क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। और बफर स्टेट असल तौर पे यूज कब से होने लगा था, तो वो कैनिंग के समय से हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये जो अवध का विलय था ना बच्चे, इस अवध का जो विलय किया था ना बच्चे, ये विलय किसने किया था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। तो ये गवर्नर जनरल था, एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था बच्चे लॉर्ड डलहौजी। कौन था बच्चे, लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था बच्चे, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को इसका उत्तर जब लिखोगे ना, तो आप लोगों को यही लाइन लिखना पड़ेगी कि अवध का विलय, ठीक है, 1856 में, कब की बात है बच्चे ये, 1856 में किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, जिसके कारक निम्न हैं। जिसके कारक क्या है बच्चे, जिसके कारक या कारण क्या है, निम्न है। और उसमें आप लोग पहला लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों आप लोग, ठीक है। तो डलहौजी ने क्या कारण बताया था बच्चे विलय करने का, तो डलहौजी ने कारण बताया था कि भैया यहाँ का जो शासक है ना, सुनना, यहाँ का जो शासक था अवध का, कहाँ का बच्चे, इस अवध का जो शासक था ना, वो उसका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था बच्चे, वाजिद अली शाह। क्या नाम था, वाजिद अली शाह बच्चे हैं। वाजिद अली शाह को कहा डलहौजी ने, क्या कहा कि भैया तुमसे तुम्हारे राज्य का प्रशासन संभल नहीं रहा है, ठीक है, कुशासन की स्थिति में पहुंच चुका है तुम्हारा राज्य, ठीक है, गुड गवर्नेंस तुम्हारे राज्य के अंदर नहीं है। ऐसा किसने कहा, डलहौजी ने कहा। ले देखिए बच्चों, हड़पने की मंशा थी, क्योंकि डलहौजी से पहले अपनी हड़प नीति से कई सारे राज्यों को हड़प चुका था, लेकिन अवध में वो हड़प नीति लागू नहीं कर रही थी, क्योंकि उसमें गोद लिए बच्चों की व्यवस्था होना जरूरी थी हड़प नीति में। तो वाजिद अली साहब पे कौन सा आरोप लगाया उसने, ठीक है, कौन सा आरोप लगाया बच्चे, तो कुशासन का आरोप लगाया। कैसा शासन का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया, बैड गवर्नेंस की बात की गई, ठीक है, कि तुम्हारा प्रशासन अच्छा नहीं है, ठीक है। और इसी आधार पर डलहौजी ने क्या किया, इसको, ठीक है, अवध को अपने राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। ये एक कारक था या कारण था। फिर बात करें दूसरा, इसका वास्तविक कारण क्या था, ठीक है, ये तो चलो ये दिखाने के लिए था कि तुम ऐसा, लेकिन पीछे असल में डलहौजी का मकसद था क्या, तो बच्चे जो अवध राज्य था ना, ये जो अवध था, ठीक है, ये अवध में अंग्रेज जानते थे कि यहाँ नील की खेती और कपास की खेती बड़ी उच्चतम स्तर पे हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर नील और कपास की खेती करके अंग्रेज इसे एक बाजार के रूप में क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, किसको, अवध को। इसीलिए डलहौजी ने क्या किया बच्चे, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कुशासन का आरोप लगाया और इसको क्या कर लिया, वाजिद अली शाह के राज्य को अवध पे क्या कर लिया बच्चे, तो कब्जा करने का काम किया। समझ में आया बच्चों आप लोगों को अच्छे से। तो दो कारक लिख सकते हो आप लोग, एक तो कुशासन का आरोप वाला लिख सकते हो बच्चे, और दूसरा क्या लिख सकते हो कि अवध, ठीक है, अवध नीम और कपास की खेती, सॉरी, अवध की भूमि नीम और कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी और अंग्रेज इसका उपयोग बाजार के रूप में करना चाहते थे। तो ये दो आप लोग कारक यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, और आप लोगों का यहाँ काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन लो बच्चे, चलो इसका भी उत्तर देना आप लोग बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आप लोग बीच में, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, कांग्रेस के प्रमुख गर्मपंथी नेताओं के नाम बताइए। क्या क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, कांग्रेस के प्रमुख गर्मपंथी नेताओं के नाम बताइए। क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, कांग्रेस के प्रमुख गर्मपंथी नेताओं के क्या बताइए बच्चे, तो नाम बताइए। चलो फटाफट, गर्मपंथी, अब तो बता दो इसका उत्तर फटाफट, अभी पीछे चर्चा की विस्तार से, मैंने इसलिए तो क्वेश्चन आगे रखे हैं कि आप लोगों को पता तो चले कि हाँ रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलो फटाफट उत्तर दो आप लोग, इसका उत्तर दें फटाफट से। चलिए बच्चे,
प्यारे बच्चों 2 मार्च की तैयारी कर लो। ठीक है, चलो फटाफट बताएं। वेरी गुड, लाल बाल पाल। ठीक है, अभी बात हुई थी गरमपंथी मतलब उग्रवादी। गरमपंथी मतलब कैसे बच्चे? तो उग्रवादी। और उग्रवादी कौन बताए थे मैंने? गुस्से वाले लोग। ठीक है, तो कौन थे? तो लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। ठीक है बच्चे, इनके हम लोगों को ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है हम लोगों की कॉपी में। इनके पूरा नाम लिखना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है बच्चे, समझ में आया? इतना अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, ये याद रखना है। चलिए बच्चे आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में? चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? लखनऊ समझौते से क्या आशय है? ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन आने दो, इसका आंसर। ठीक है, लखनऊ समझौते से क्या आशय है? ठीक है, उत्तर दो प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करो, इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करो, उसका सही उत्तर दो बच्चों। चलो 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 जल्दी से बच्चों। चलो जल्दी से। चलो, बिल्कुल उत्तर संतुष्टि वाला नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताता हूं। क्या बात करते हैं हम लोग, इसका सही उत्तर देखते हैं। लखनऊ समझौते से क्या आशय है बच्चे? ठीक है, लखनऊ समझौते से, तो बच्चे लखनऊ समझौते की हम लोग बात करें ना, कि लखनऊ समझौता जो रहा, ठीक है, पहले तो बता दूं ये लखनऊ है क्या बच्चे? तो सुनना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कहां की बात है बच्चे? तो कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, ये अधिवेशन कब हुआ बच्चे? कब की बात थी ये? तो ये हम लोगों को बात देखने को मिलती है 1916 की। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, इसे ही लखनऊ समझौता हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा समझौता हम लोगों को यहां पर होता हुआ दिखाई देगा? ठीक है, इसी पे हम लोगों को क्या करनी है बच्चे? तो यहां पर चर्चा करनी है। ठीक है, चलें आगे चर्चा करें इसमें हम लोग। तो सुनना, लखनऊ अधिवेशन हम लोगों को कब होता हुआ दिखाई दिया बच्चे? तो यह हम लोगों को 1916 में। एक चीज सुनना, इसी अधिवेशन के अंदर जो मुस्लिम लीग थी, कौन थी बच्चे? मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग। और एक और हम लोगों को पार्टी देखने को मिलती है, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था। इसी समझौते को बच्चे लखनऊ समझौता कहा जाता है। किन किन के बीच में बच्चे? इस लखनऊ अधिवेशन में। कब की बात है बच्चे? तो ये दिसंबर 1916 की बात है। ठीक है, किन किन के मध्य समझौता हो रहा है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, समझौता क्या हुआ बताऊं बच्चों आप लोगों को? कांग्रेस ने, किसने बच्चे? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की उस मांग को मान लिया जो पाकिस्तान की हम लोगों को शुरुआत का एक कारण देखने को मिलता है, पृथक निर्वाचन। ठीक है, मुसलमानों के लिए
पृथक निर्वाचन की मांग को बच्चे यहाँ पर क्या कर लिया गया था, मांग, ठीक है, मान लिया गया था, ठीक है, कि हाँ पृथक निर्वाचन, ये पृथक निर्वाचन मुस्लिम लीग को बच्चे 1909 का जो पार्लियामेंटो सुधार आया था ना बच्चे, उसमें मुस्लिम लीग को मिल चुका था, लेकिन कांग्रेस ने, ठीक है, इसका 1909 से ही लेकर 1916 तक क्या करती रही कांग्रेस, विरोध। लेकिन जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ आए, और ये समय की मांग थी दोनों को साथ आना, वैसे मुस्लिम लीग को साथ ना भी लेती तो कोई फर्क हम लोगों की आजादी पे नहीं पड़ता, हम फिर भी 1947 में ही आजाद होते। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो बात ये थी इस लखनऊ, इसमें लिखना क्या है लखनऊ समझौते में बच्चों, तो आप सुनना, मैं पूरी कहानी सीधा सा आप लोगों को 3-4 लाइन में बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पर लिखना क्या है। तो इसमें लिखना है कि लखनऊ, ऐसा लिखना है बच्चों, दिसंबर 1916 में, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में, ठीक है, एक लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसे ही लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए शब्द होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्या होना चाहिए आपके आंसर में बच्चे, तो ये आप लोगों के शब्द होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ो बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, चलिए देखिए, संविधान की महत्ता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, महत्ता का मतलब होता है बच्चे महत्वपूर्ण या महत्व। ठीक है, संविधान के महत्व से आप क्या समझते हैं, या महत्ता से आप लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं, आप लोगों के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है, क्या देता है आप लोगों को। ठीक है, महत्ता बतानी है उसकी आप लोगों को। ठीक है, फटाफट बताओ आप लोग, संविधान की महत्ता से आप क्या समझते हैं। फटाफट कमेंट करो आप लोग कि हाँ सर, संविधान की महत्ता से हम ये समझते हैं। चलो फटाफट कमेंट में उत्तर देना है आप लोगों को बच्चों। चलिए, बिल्कुल कोई सही से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। चलो मैं बता देता हूं बच्चों। बच्चे बात करें हम लोग इसमें संविधान की महत्ता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोगों को कैसे लिखेंगे बच्चे, तो हम लोगों को सबसे पहली लाइन लिखना है हम लोगों को कि किसी भी देश के लिए जो संविधान होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, किसी भी देश के लिए जो संविधान होता है, ठीक है, वो निम्नलिखित, ठीक है, कारणों से हम लोगों को महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोगों की प्रस्तावना होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चे आप लोगों की। ठीक है, क्या बोला मैंने, किसी भी देश के लिए संविधान उस देश, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण, उसका क्या होता है बच्चे, कारण होते हैं। इसी में आप लोगों को जो कारण बताने हैं वो ये बताने बच्चे कैसे महत्ता वो यहाँ पे दर्शाना है आप लोगों को। पहला तो ये लिखना है आप लोगों को कि संविधान जो है वो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ठीक है, समता आदि हम लोगों को की सुरक्षा या उसकी गारंटी, या हम लोग बात कर ले राइट, हम लोगों को दिलवाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये पहली आप लोगों को महत्ता देखने को मिलेगी। दूसरी चीज कि जहां कभी कार्यपालिका और विधायिका के बीच में किसी प्रश्न को लेकर विवाद की स्थिति आ जाती है, तो संविधान वहां पर क्या करता है बच्चे, तो मार्गदर्शन देने का भी काम करता है। लोगों को न्याय का ये हम लोगों को एक मार्ग प्रशस्त करता भी दिखाई देता है। ठीक है, तो कई सारे हम लोगों को इसकी महत्ता देखने को मिलती है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 2 ही लिखनी है। कितनी लिखनी बच्चे, 2। एक तो मैंने जो बताई आप लोगों को कि जो संविधान है वो भारतीय नागरिकों को या नागरिकों को क्या करता है बच्चे, ठीक है, ये स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, उसके बाद न्याय, समानता आदि हम लोगों को उपलब्ध करवाता है। दूसरी चीज, कार्यपालिका विधायिका के बीच में किसी प्रश्न पर विवाद की स्थिति में ये हम लोगों को क्या करता हुआ दिखाई देता है बच्चे, तो ये उसका मार्गदर्शन भी करता हुआ दिखाई देता है। बस 2 पॉइंट आप लोग लिख देना, इस वाले क्वेश्चन में आपका काम बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लूं बच्चे, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के पतन के कोई 2 कारण बताइए।
देखो बच्चों, मैंने पूरे पेपर आप लोगों को पिछले खूब सारे एनालिसिस कर रखे हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन भी सिर्फ इसलिए ये क्यों कहा कि सिर्फ 2 ही लिखना है, क्योंकि उसने जितने भी अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, कितने बच्चे अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, उसमें एकाध क्वेश्चन अपवाद छोड़ के हर क्वेश्चन में उसने सिर्फ 2 ही कारण, 2 ही विशेषता या 2 ही चीज उसने मांगी है। सिर्फ वो सिर्फ 2 ही लिखवाना चाहता है। ठीक है, तो आप लोगों को 2 ही लिखना भी है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, कोई ये बता दे कि खूब सारे लिख देना तो वो गलत है, ओवर राइटिंग में नंबर वो काटेगा। ठीक है, तो आप लोग उससे बचें। उसने साफ के रखा है तो मतलब उसने के रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप लोगों का? अगला क्वेश्चन आ रहा है जैन धर्म के पतन के कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, जैन धर्म के। चलो फटाफट कमेंट करो बच्चों, इसका उत्तर दो आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बच्चों, इसका सही उत्तर बताओ, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो बच्चों। चलिए बच्चों, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, चलो बच्चों मैं बताता हूं आप लोगों को अब इसका उत्तर, क्योंकि बताना तो मुझे है ही आप लोगों को हर क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, चलो बच्चों बात करें हम लोग, पहली लाइन हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों जैन धर्म के पतन के कारण कोई 2 कारण निम्न निम्न प्रकार से या निम्नानुसार हैं। ठीक है, या इस प्रकार है, जो भी आप लोग ना चाहें। ठीक है, जो मैंने आप लोग बताया, पहली लाइन तो आप लोगों की वही हो जाएगी। बात करें हम लोग कोई 2 कारण। ठीक है, तो आप लोगों को 2 कारण कौन कौन से लिखने हैं। तो पहला कारण सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, जैन धर्म। ठीक है, देखना आप लोग जैन धर्म के पतन का कारण, जैन धर्म के पतन का जो पहला कारण देखने को मिलेगा ना बच्चों, वो हम लोगों को देखने को मिलेगा जैन धर्म के अंदर जो अहिंसा का मार्ग, अहिंसा का मार्ग होना। ठीक है, नग्नता, आमरण, अनशन जैसी जैन धर्म के अंदर जो व्यवस्थाएं थी। ठीक है, आगे चलकर जैन धर्म कि इन व्यवस्थाओं को लोग सहृदय से अपना नहीं सके। ठीक है, आप लोग देखो ना, जैन धर्म कैसी अहिंसा की बात करता है। जैन धर्म बच्चों अतिवादी अहिंसा की बात करता है। कैसी अहिंसा की बात करता है? अतिवादी अहिंसा की बात करता है। कैसी अहिंसा की? अतिवादी। अतिवादी मतलब समझते हो बच्चों, किसी भी प्रकार का जीव, चाहे वो बैक्टीरिया तक क्यों ना हो, ठीक है, ऐसा जीव भी नहीं मरना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, आपके आस पड़ोस में कोई जैन हो या इस क्लास में भी कोई जैन हो हम लोगों के इसमें, तो वो कमेंट करके बता सकता है। बिल्कुल, सूरज डूबने से पहले ही बच्चों जैन धर्म के लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि सूरज के डूबने के बाद खाने के अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं, तो उससे भी ये जीव हत्या मानते हैं। तो बच्चों अतिवादी अहिंसा मतलब किसी भी स्थिति में जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। देखो जैन धर्म के लोग चप्पल पहन के नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि उनका ये मानना है कि कोई हमारे चप्पल या इनसे कोई मर ना जाए, इस टाइप से। ठीक है, उनकी कई अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो बच्चों अतिवादी अहिंसा, तो ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता ना अहिंसा, इस प्रकार की अतिवादी अहिंसा। ठीक है, या आप जूता पहनना छोड़ सकते हो क्या? मतलब वो जो पालन करे वो ठीक है, लेकिन दूसरा आम नागरिक ठीक है कर सकता है कि ऐसा पालन नहीं कर सकता। तो जो जैन धर्म का जो अतिवादी अहिंसा हुई, चाहे वो जैन धर्म के अंदर नग्नता आप लोग देखें, उसको भी लोग आसानी से अपना नहीं सके। ठीक है, आमरण अनशन आप लोग देखो, जैन धर्म के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा उपवास पद्धति। तो ऐसी कुछ जैन धर्म के अंदर सिद्धांत का होना, ठीक है, तो लोग सहृदय से इसको स्वीकार कर ही नहीं सकेंगे और जैन धर्म हम लोगों को पतन। तो बच्चों सिर्फ बड़ा एडवांस बताया आप लोगों को, इसको यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, पहला कारण हम लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा कारण क्या कि जैन धर्म को राजकीय संरक्षण का ना मिलना, जैसा कि जैन धर्म को का जो प्रतिद्वंदी धर्म था बौद्ध धर्म को मिलना। देखो बच्चों जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखोगे ना आप लोग, तो बौद्ध धर्म को कई बड़े बड़े महान शासकों ने राजकीय संरक्षण दिया, जैसे अशोक हुए, हर्षवर्धन हुए, कनिष्क हुए। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने राजश्रय दिया। लेकिन जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा किसी बड़े शासक ने राजकीय संरक्षण नहीं दिया। तो बौद्ध धर्म से पहले ही वो क्या कर गया? डिक्लाइन कर गया।
बौद्ध धर्म तो आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। श्रीलंका चले जाओ आप, जापान चले जाओ, ठीक है, इसके बाद थाईलैंड चले जाओ, चीन के अंदर चले जाओ, कई सारी, तिब्बत चले जाओ, कई सारी आप लोगों को, ठीक है, बौद्धिस्ट कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जैन कंट्री आप लोगों को कोई देखने को नहीं मिलेगी। तो उनके ये खुद हम लोगों को उनके पतन के कुछ कारण बहुत सारे बच्चे, लेकिन मैं उस सिर्फ आप लोगों के सामने क्या डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सिर्फ 2-2 ही आप लोगों को यहाँ पर नोट करते चलें। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, क्या किए जाएंगे बच्चों, आप लोगों को पूछे जाएंगे और आप लोगों को उनके क्या देना है, उत्तर भी देना है। क्या देना है बच्चे, तो आप लोगों को उनके उत्तर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन लूँ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अल बरूनी के परिचय को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कितने शब्दों में लिखना, तो अधिक से अधिक 50 शब्द या मिनिमम, ठीक है, 30 से 50 के बीच में आप लोगों को लिखना है ले देकर, ठीक है। फटाफट कमेंट करो, ठीक है, कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का, ठीक है। कमेंट करके बता भी देखें आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास के अंदर, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बता दो बच्चों कि हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कर दो, आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए बच्चों सिर्फ इतना बताना है, अल बरूनी के परिचय को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कमेंट बिल्कुल आ रहे हैं आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग, अल बरूनी के परिचय को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसी पे आप लोगों को सिर्फ क्या लिखना है बच्चे, एक अति लघुत्तरी लिखना है, ठीक है। अल बरूनी के परिचय को, अल बरूनी का परिचय मतलब सिर्फ उसका क्या देना है बच्चे, इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में ही लिखा है, ठीक है। क्या देना है आप लोगों को, उसका इंट्रो देना है उसका, ठीक है। और कुछ देने मत लग जाना है कि उसने ये वो फलाना फलाना, उसने डाक व्यवस्था के बारे में ये लिखा है, उसने महिलाओं के बारे में ये लिखा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। सिर्फ ये बताना है कि उसका इंट्रो दे दो, ठीक है। इंट्रो में क्या देना है आप लोगों को, जैसे उदाहरण दूं ना, आप लोग समझ में आ जाए ना। जैसे मैं कह दूं कि आप लोगों का इंट्रो, किसका इंट्रो बच्चों, आप लोगों का इंट्रो, ठीक है। या आपका परिचय, तो आप क्या बताओगे कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा ये नाम, मेरा ये इतनी जन्म तारीख, ये वो फलाना, ठीक है। मैं स्कूल आता हूं तो मैं यहाँ से आता हूँ, इस रास्ते से जाता हूँ, बस ये आपका इंट्रो होता है बच्चे, ठीक है। तो ऐसा ही इसका इंट्रो देना है आप लोगों को, इसका जन्म कब हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, ठीक है, कब भारत आया, ठीक है, कब वापस गया, ठीक है, किसके समय में भारत आया, उसने कौन सी किताब लिखी, बस समझ गए उदाहरण से आप लोग। चलिए तो ये आप लोगों को सबको इस क्वेश्चन में लिखना। देखो बात करें इंट्रो में दूं, इसका उत्तर बताऊं बच्चों, उत्तर में आप लोगों को लिखना है कि अल बरूनी का जन्म 24 फरवरी 1304 को तेंजियार में हुआ था। तेंजियार ये जगह कहां पड़ती है बच्चे, तेंजियार जगह पड़ती है मोरक्को। कहां पड़ती है बच्चे, मोरक्को में हुआ था, ठीक है। कहां जन्म हुआ था, 24 फरवरी 1304 को तेंजियार जगह कहां पड़ती है, मोरक्को के अंदर, ठीक है। दूसरी लाइन, ठीक है, फिर लिखना दूसरी लाइन में क्या लिखोगे, दूसरी लाइन में कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने एमबीटी लिख दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अल बरूनी 1333 को भारत आया,
ठीक है, और भारत में आया ना तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी का पद प्रदान किया था। कौन से पद प्रदान किया था? काजी का पद। ठीक है, कौन सी पोस्ट मिली थी? अभी सिर्फ मैं अति लघु उत्तरी बता रहा हूं, अभी दीर्घ उत्तरी में अल बरूनी का भारत विवरण पढ़ेंगे तो उसका क्वेश्चन अलग पढ़ेंगे। उसमें भी इंट्रो जो लिखेंगे ना, उसकी प्रस्तावना प्रस्तावना यही लिखी जाएगी उसमें भी। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या लिखोगे? फिर अगला अगला पॉइंट लिखना है आप लोगों को, अल बरूनी ने भारत में रहते हुए रिहाला नामक किताब लिखी थी। इसको रिहाला भी कहते हैं, रिहाला भी कहते हैं, सफरनामा भी कहते हैं। ठीक है, इसी किताब के अंदर उसने संपूर्ण भारत का क्या किया? चित्रण किया है। ठीक है, और इसके बाद फिर आप लोग लिख सकते हो कि 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन का राजदूत बना के वापस भेज दिया था। इतना आप लोगों को लिखना है। किसके अंदर बच्चे? अल बरूनी के अंदर। यही इसका क्या होगा? परिचय होगा। इसी को आप लोगों को क्या करना था? स्पष्ट करना था। किसको? परिचय को। चलिए, थोड़ी तबीयत ऐसी ही बच्चों मेरी है ना, माफ कर देना, थोड़ा सा खांस रहा हूं तो। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के पंच महाव्रतों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के पंच महाव्रतों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका उत्तर दो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों। ठीक है, जैन धर्म के पंच महाव्रतों से आप क्या समझते हो? चलो कमेंट करो बच्चों फटाफट। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? फटाफट कमेंट करो, इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चों देखो, क्वेश्चन देखो, अब इधर सुनना आप लोग, हैं पूरा ध्यान इधर कर लो आप लोग। क्वेश्चन क्या है बच्चों? जैन धर्म के पंच महाव्रतों से आप क्या समझते हो? आपका बोला है उसने, क्या बोला है कि आप क्या समझते हो? ठीक है, अब सुनना, इसमें आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि आप क्या समझते हो, इसमें उत्तर क्या लेना। तो देखो, जैन धर्म के पंच महाव्रत, पहले तो ये पता होना चाहिए पंच महाव्रत है क्या। ठीक है, जैन धर्म के तो पंच महाव्रतों में आता है बच्चे सत्य, सत्य, अहिंसा, क्या आता है बच्चे? दूसरा अहिंसा आता है, तीसरा अस्तय आता है बच्चे, अस्तय। ठीक है, चौथा आता है अपरिग्रह, अपरिग्रह बच्चे। ठीक है, और सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है बच्चे, ये 5 चीजें आती हैं पंच महाव्रतों में। ठीक है, इन्हीं 5 पंच महाव्रतों के बारे में बोल रहा है कि आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सुनना, इससे क्या होता है ना, देखो बच्चों, सत्य, अहिंसा, अस्तय। अस्तय का मतलब क्या होता है बच्चे? चोरी ना करना, चोरी ना करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। ठीक है, अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना, धन का संचय क्या ना करना बच्चे? धन का संचय ना करना। ठीक है, ये आप लोगों से यहाँ पर बात की गई। ठीक है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तय, अहिंसा और सत्य। ठीक है, अब देखो, ये पंच महाव्रत हैं, वो क्या बोल रहा है कि आप इससे क्या समझते हो? तो इस देखो, आप क्या समझते हो ना कि जो जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसमें आप लोगों को लिखना है कि जैन धर्म में कि जो पंच महाव्रत हैं, ये चरित्र के निर्माण के लिए बनाए गए थे। किसके लिए बनाए गए थे? चरित्र के निर्माण के लिए। ठीक है, किसके लिए बच्चे? चरित्र के निर्माण के लिए इनका क्या किया गया था बच्चे? तो इनको दिए गए थे, क्योंकि सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 चीजें कहीं ना कहीं चरित्र के निर्माण में बड़ी ही हम लोगों को महत्वपूर्ण देखने को मिलती है बच्चे। क्या देखने को मिलती है हम लोगों को? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। यही शब्द आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये इतना समझ में आया? एक बार फिर से दोहरा देता हूं बच्चों, है
फिर से दोहरा देता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि जो जैन धर्म के पंच महाव्रतों से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो जैन धर्म के जो पंच महाव्रत हैं बच्चे, ये किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो चरित्र के निर्माण के। तो आपको क्या लिखना है कि जैन धर्म के जो पंच महाव्रत हैं, ठीक है, ये जैन धर्म में चरित्र के निर्माण के लिए इनको लाया गया था, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है, और पांचों को नीचे लिख देना आप लोग लाइन से, ठीक है। चलिए, समझा दिया मैंने आप लोगों को, लिखने का काम आप लोगों का है। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे आ गया ना, ये जैन धर्म के पंच महाव्रत आप सब समझते हैं, और सिर्फ ये आप लोग ये लिख के आ गए कि जैन धर्म के पंच महाव्रतों की संख्या 5 है, ठीक है। जहां आप लोगों को नंबर, ठीक है, पूरे में से पूरे मिलना थे, वहीं आपको एक नंबर देके वो छोड़ देगा, ठीक है, या हो सकता है कि वो आधा नंबर दे दे। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए, उसने ये पूछा है कि आप क्या समझते हो, आपको यही समझना है चरित्र के निर्माण के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारणों को बताइए। क्वेश्चन क्या है बच्चे? मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारणों को बताइए। क्या बताइए बच्चे? मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के क्या बताना है? कारणों को, ठीक है, बताइए। तो आप लोगों को इसके कारण बताना है, फटाफट कमेंट करो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों, ठीक है। फटाफट कमेंट करो आप लोग, फिर मैं आप लोगों को इसका उत्तर दूंगा। चलिए चलिए, आने लगे हैं कमेंट आप लोगों के। चलो बच्चों, बिल्कुल, फिर मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताऊंगा, बिल्कुल। चलिए, बात करें बच्चे मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारणों को बताइए। वैसे फिर बता दूं आप लोगों को, यहां हम लोगों को सिर्फ 2 ही कारण लिखने हैं, क्योंकि हम लोगों को अति लघु उत्तरी लिखने हैं। क्या लिखना है? मेरे पास लगभग 5 ऐसे कारण हैं, या 6 ऐसे हैं, 10 ऐसे हैं, जो मैं आपको बता सकता हूं कि मगध शक्तिशाली क्यों था। लेकिन आप लोगों को सिर्फ कितने लिखने हैं बच्चे? 2 लिखने हैं, ठीक है। 2 ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा बच्चे। पहला, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारणों को बताइए बच्चे। तो आप लोगों को पहला जो लिखना है ना बच्चे, वो लिखना है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। किसके पास थी? मगध के। पहला कारण क्या है मगध के शक्तिशाली होने का बच्चे? तो प्राकृतिक संसाधनों की, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की, ठीक है बच्चे, प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता। ये आप लोगों का फर्स्ट कारण होना चाहिए बच्चे, ठीक है। कैसे प्राकृतिक संसाधन थे बच्चे? इनके पास 2 थे, एक लोहा भी था मगध के पास, और एक आप लोगों को हाथी देखने को मिलेगा बच्चे, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मगध इससे शक्तिशाली कैसे हो गया बच्चे? तो लोहा था ना इनके पास बच्चे, तो लोहे से इन्होंने वेपन्स, हथियार बनाए और अपने सैनिकों को दिए, और सैनिकों ने इनका उपयोग करके क्षेत्रों को जीता। चाहे वो अंग को जीता हो, चाहे वो काशी को जीता गया हो, चाहे वत्स को जीता गया हो, चाहे वो वज्जी को जीता गया हो, ठीक है। तो लोहे ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। दूसरी चीज बच्चों, हाथी का मगध के पास होना, और इसके समकालीन जितने भी और राज्य थे उनके पास हाथी का ना होना, ठीक है, मगध को क्या दिला गया? लीड दिला गया। इनके पास हाथी थे, और हाथियों का प्रयोग ये रणभूमि के अंदर, युद्ध भूमि के अंदर करते थे बच्चे, और अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित करके, ठीक है, ये युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया करते थे, ठीक है बच्चे। तो ये हम लोगों की इनकी बात की हाथी की। दूसरा बात करें बच्चे हम लोग, दूसरा कारण हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? तो दूसरा कारण यहाँ पर लिख सकते हो शासक वर्ग की भूमिका। ये ना लिखना चाहो तो मेरे पास दूसरा पॉइंट है, आर्थिक संपन्नता लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। आर्थिक संपन्नता भी लिख सकते हो आप लोग, किसकी? मगध की। आर्थिक संपन्नता लिख दो, ठीक है, आर्थिक संपन्नता, ठीक है, आर्थिक संपन्नता लिख सकते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि जो मगध पड़ता था ना बच्चे,
मगध, ये मगध पड़ता था बच्चे मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में। कहाँ पड़ता था? मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में, गंगा के बिल्कुल किनारे बसे मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ क्या था ना बच्चे, पानी की कोई समस्या नहीं थी। किसकी समस्या नहीं थी? पानी की। और यहाँ के किसान खूब सारा यहाँ अनाज पैदा करते थे और राजा इन पे खूब सारा टैक्स लगाता था। तो राजा का जो राज्य था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न था। तो राजा ने खूब सारा टैक्स लगाया और टैक्स वसूला, और टैक्स जब राजा के पास खूब आया तो उसने अपने सैनिकों को समय पर हथियार दिए, हाथी दिए, ठीक है, और भी जो जरूरत होना चाहिए वो सारी उपलब्ध कराई समय पर। तो राज्य खूब फला फूला। तो सिर्फ 2 ही लिखना है। मैं आप लोगों फिर से बता रहा हूँ, मैं और भी बता सकता हूँ आप लोगों को। सैन्य संगठन का मजबूत होना, भौगोलिक कारण भी है। भौगोलिक, जैसे मगध की 2 राजधानी थी। कितनी थी बच्चे? 2। एक कौन थी? पाटलिपुत्र और एक राजगृह। पाटलिपुत्र चारों ओर से किससे घिरी थी? जल से घिरी थी, और राजगृह चारों ओर से 5 पहाड़ियों से घिरी थी। तो इसका भौगोलिक भी एक कारण है। किसका? मगध का शक्तिशाली होने का। तो आप लोग तो सिर्फ ये 2 लिख देना, प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता या आर्थिक संपन्नता। या फिर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कौन सा? भौगोलिक स्थिति। किसकी? मगध की, जो कि दूसरे महाजनपद या दूसरे राज्यों को नहीं मिल पाई, जो किसको मिली थी? मगध को यहाँ पर मिली थी। ठीक है बच्चे, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे इस आंसर को? फाइनली ये बता दूं, ठीक है। मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण निम्न है या इस प्रकार है। पहला था प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता, जैसे करके लिख देना लोहा व हाथी, ठीक है, पता भी होना चाहिए उसको। ठीक है, क्या लिखना? प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता, जैसे, जैसे क्या करके लिख दोगे बच्चों आप लोग? जैसे लोहा व हाथी लिख देना। उसके बाद दूसरा कारण क्या लिखोगे? आर्थिक संपन्नता। दूसरा क्या लिखोगे बच्चों? आर्थिक संपन्नता लिख देना। ठीक है, या ये ना लिखो तो फिर लिख देना कौन सा? भौगोलिक, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति लिख देना। क्या लिख देना बच्चों आप लोग? भौगोलिक स्थिति लिख देना। ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आपके बीच में? देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। ठीक है, क्या बताना है आप लोगों बच्चों? भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताओं को आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करें आप लोग कि इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट करो बच्चों प्यारे मेरे, ठीक है, कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, किन्हीं, क्या बताना है बच्चों आप लोगों? 3 विशेषताओं को इसकी बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कमेंट आना चालू हो चुके हैं बच्चे। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बच्चों। संविधान की हम लोग बात करें ना, कि भारतीय संविधान की 3 विशेषता कौन कौन सी हैं, तो पहली विशेषता मैं आप लोग बताऊं बच्चों, यहाँ पर जो हम लोगों को देखने को मिलती है कि हमारे संविधान का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होना। कैसा देखने को मिलता है? लिखित संविधान। ठीक है, दूसरी विशेषता लिख सकते हो कि संविधान का सबसे, दुनिया में सबसे विशाल संविधान होना। ठीक है, संविधान में दोनों ही प्रावधान देखने को मिलेंगे, कठोर और लचीलापन, ये भी इसकी क्या बच्चे? विशेषता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को हर चीज का मिश्रण देखने को मिलेगा, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, ठीक है, चाहे वो नीति निर्देशक तत्व हो, ये भी आप लोग इसमें क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। ठीक है, आप लोगों को जो इसका झुकाव देखने को मिलेगा, जो हम लोगों का संविधान है वो संगठनात्मक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारी हम लोगों को विशेषताएं देखने को मिलती है, लेकिन लिखनी आप लोगों को सिर्फ कितनी है? तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बच्चों 3 विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में, सेंधव सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे आप लोगों के बीच में? तो अगला क्वेश्चन आ रहा है सेंधव सभ्यता, सेंधव सभ्यता की नगर योजना पर क्या डालिए आप लोग? प्रकाश डालिए।
ठीक है, फटाफट कमेंट करो, इसका उत्तर दो। ठीक है, कमेंट करके उत्तर दे दो फटाफट इसका। नहीं दे पाओ तो फिर मैं तो आप लोगों के बीच में इसका क्या दूंगा, उत्तर दूंगा ही। ठीक है, फटाफट कमेंट करो आप लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। चलो उत्तर दो फटाफट आप लोग इसका। क्या उत्तर होगा प्यारे बच्चों? चलिए कमेंट करो यार, बिल्कुल फास्ट। मैं भी पढ़ रहा हूँ आप लोगों को कमेंट। चलिए बच्चों, अति लघुत्री में आप लोगों से सिंधु सभ्यता के नगर योजना पर प्रकाश डालने को कह दे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सिर्फ आप लोगों को कितने शब्दों में लिखना है? 30 से 50 शब्दों में। कितने शब्दों में लिखना बच्चे? 30 से 50 शब्द के बीच में आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है। तो किस प्रकार से आप लोग लिखोगे? ठीक है, तो सुनना, मैं शब्द बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को, उसमें इस प्रकार लिखना। सुनना आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता, ठीक है, उसका नगर नियोजन था, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि उत्तम जल निकासी की व्यवस्था, समकोण पर काटती सड़कें, ठीक है, इसके अतिरिक्त रसोई घर, स्नानागार, कुएं, ठीक है, रोशनी, साफ सफाई की तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों को देखने को मिलती। इतना ही आप लोगों को लिखना है। समझ रहे हैं ना आप लोग? वो मत बनाने लग जाना, हेडिंग बना बना के लिख दो, पता चले कि 150 शब्दों में आप लोग इसका उत्तर लिख दो। समझ रहे हैं आप लोग? मात्र 30 से 50 शब्दों में लिखना है। अति लघुत्री में वो चाहता है आप लोगों के अंदर ये क्वालिटी आप बिल्ड कर लो। कौन सी? के बड़े क्वेश्चन को आप छोटे कैसे करना और छोटे को बड़े कैसे करना है। छोटे को बड़े करवाएगा आप लोगों से दीर्घ उत्तरी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसको भी आप लोगों को लिखना है। नगर योजना को मैंने बता दिया, फिर से सुन लो, एक बार और दोहरा दूं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसका नगर नियोजन था। ठीक है, इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहो तो ये भी जोड़ सकते हो कि नगर नियोजन का अर्थ होता है नगरों को सुव्यवस्थित रूप से बनाना। ठीक है, फिर लिख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी, नगर व्यवस्था, उसमें उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी, समकोण प्रकार की सड़कें थी, इसमें स्नानागार की व्यवस्था, रसोई घर, भवनों का उचित निर्माण, उसमें ईंटों का प्रयोग, ठीक है, इसके साथ साथ रसोई घर, ठीक है, और रोशनी व साफ सफाई की उचित व्यवस्था की गई थी। इतना आप लोगों ने लाइन पे लाइन बना बना के लिख दिया, काम बन गया। बताओ जल्दी से, सही लगा आप लोगों को? ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी की कमी लग रही होगी मेरे अंदर आप लोगों को, थोड़ी सी। इसका कारण सिर्फ ये है कि मैं लगातार पिछले समय तो थोड़ा सा बीमार था बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा बच्चे आप लोगों के बीच में? देखो, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? गौतम बुद्ध की टीचिंग बतानी है, शिक्षाएं के बारे में आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं उनकी शिक्षाओं को, वो ये पूछ रहा है। आप क्या जानते हैं? ठीक है, कमेंट करके बताओ क्या जानते हो आप लोग। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और बताओ कि सर हम ये जानते हैं। ठीक है, ऐसा मत लेना सर हम तो जानते ही नहीं, आपको बताना हो तो बता दो। ठीक है।
चलिए, नहीं जानते आप लोग? चलो, बिल्कुल हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं जैसे अष्टांगिक मार्ग हो गए, आर्य सत्य हो गए। बच्चों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करूं ना आप लोगों को, गौतम बुद्ध, उनकी शिक्षाओं में आता है कर्म पुनर्जन्म। ठीक है, क्या आता है बच्चे, पूरे शुरुआत से सुनना। गौतम बुद्ध ने बात कही थी शिक्षाओं में अपनी, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ साथ चलता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को किस आंसर लिखना है, पहले सुनना। उन्होंने क्या कहा कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ साथ चलता है। ठीक है, जो जैसा कर्म करता है वो वैसी योनि में जन्म पाता है। तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को जीवन में दुख ना हो, और वो दुख ना हो तो वो जो जिंदगी भर वो बार बार जन्म लेता रहता है, इससे बचने के लिए, ठीक है, उनके द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए थे। क्या दिए गए थे बच्चे? 4 आर्य सत्य। इन 4 आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने क्या कहा? पहली बात कही दुख। दुख को उन्होंने डिफाइन किया कि विश्व दुखमय है। दूसरी लाइन गौतम बुद्ध के द्वारा की गई बच्चे कि दूसरी, दुख समुदाय। वो कहते हैं दुख की एक समुदाय होता है, उसकी कम्युनिटी होती है। एक कम्युनिटी क्या होती है? तो तृष्णा, कामनाएं। तो दूसरी लाइन में कहता है कि विश्व दुखों से भरा है। ठीक है, जन्म भी दुख, बुढ़ापा भी दुख, हर तरफ दुख ही दुख। ऐसी बात गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई थी। तीसरी बात कहते हैं वो दुख निरोध। वो कहते हैं दुखों से बचा भी जा सकता है, कामनाओं से, तृष्णा से बचा भी जा सकता है। चौथी लाइन में वो कहते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। क्या कहते हैं बच्चे? दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, चौथी लाइन के अंदर उनके द्वारा कहा गया। इसमें वो कहते हैं कि आपके जीवन में जो तृष्णा है, जो दुख है, जो आपकी कामनाओं के कारण है, इसको आप लोगों को जीवन में समाप्त करना है तो अष्टांगिक मार्गों का पालन करें। तो देखो, कर्म पुनर्जन्म की शिक्षा बच्चे, पहली शिक्षा। दूसरी 4 आर्य सत्य, और चौथी लाइन में, चौथी आर्य सत्य और आर्य सत्य की चौथी लाइन में वो क्या कह रहे हैं? दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा में कि इच्छाओं, कामनाओं का समाप्त करना है तो अष्टांगिक मार्गों का पालन करो। तो अगली शिक्षा कौन सी आ रही बच्चे? अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 मार्ग बताए गौतम बुद्ध ने। इसमें व्यक्ति को उन्होंने कहा कि जिसको भी दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वो ये 8 तरीके हैं। कितने तरीके बच्चे? 8। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक चित्त, सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक अजीव, सम्यक कर्मांत। तमाम प्रकार के ये 8 मार्ग दिखाए गए और गौतम बुद्ध ने कहीं ना कहीं अपने सिद्धांत दिए। गौतम बुद्ध ने इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धांत दिए बच्चे। ठीक है, उनकी और भी कई सारी शिक्षाएं, लेकिन हम लोगों को वो जब दीर्घ उत्तरी लेकर आऊंगा ना मैं, दीर्घ उत्तरी, तो वहां डिटेल में आप लोगों से चर्चा और करूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए। तो बच्चे, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे, गौतम बुद्ध के द्वारा कर्म और पुनर्जन्म की शिक्षा दी गई, उनके द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए थे। ठीक है, तथा उनके द्वारा अष्टांगिक मार्ग भी बताए गए थे। अंडरलाइन करके तीनों के नाम लिख देना। ठीक है बच्चे? ठीक है, चलो, ओके। अगला क्वेश्चन लूं? चलो, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आपके बीच में? अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूफीवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कितनी विशेषताएं बच्चे? तो 2 विशेषताओं का क्या करना है आप लोगों को? उल्लेख करना है। ठीक है बच्चे, फटाफट कमेंट करके बताओ इसका। सूफीवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सूफीवाद। ठीक है बच्चे, फटाफट कमेंट करो, इसका सही उत्तर दो। सूफीवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है आप लोगों को? उल्लेख करना है।
चलिए, दो विशेषताएं बताऊं बच्चों आप लोगों को। चलिए बच्चों, दो आप लोगों को पहली लाइन तो उत्तर में वही लिखना है कि सूफीवाद की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। ठीक है, अभी जब मैं आगे चल के बताऊंगा बच्चे, कोई बड़ा क्वेश्चन लूंगा तो भक्ति और सूफी आंदोलन आप लोगों ने सबने पढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा। तो जो सूफी आंदोलन था ना बच्चे, इसकी हम लोगों को क्या देन या क्या दो विशेषताएं या क्या दो प्रमुख उनके जो ऐसे कार्य हैं जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चे। तो पहला जो उनकी विशेषता देखने को मिलती है बच्चे, किसकी? सूफीवाद की। ठीक है, उसकी सबसे अहम हम लोगों को देखने को मिलती है कि उन्होंने समानता पर बल दिया। किस पर बल दिया बच्चे? समानता पर बल। ठीक है, समानता पर बल। आप लोग देखोगे ना तो ये समानता कैसी? तो जाति पाति की समानता। ठीक है, जात पात की बात कर लें, वर्ग की समानता की बात की, धर्म की समानता की बात की। हिंदू और मुसलमान सभी आप लोगों को सूफियों के अनुयायी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जात पात वर्ग धर्म, ठीक है, सभी के बीच में एक एज अ मनुष्य के तौर पे समानता स्थापित करने की यहाँ पर क्या की थी बच्चे? तो बात की थी। किसके द्वारा? सूफियों की। तो ये सबसे अहम विशेषता है किसकी? समानता पर इनके द्वारा क्या देना बच्चे? तो इनके द्वारा बल दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चल के बात करें। दूसरी चीज कही बच्चे इनके द्वारा आंतरिक पवित्रता की। किसकी बात की गई? दूसरी विशेषता आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक पवित्रता। किसकी बात की गई बच्चे? आंतरिक पवित्रता। ठीक है, आप लोग देखोगे उस समय के जो मुसलमान थे, रूढ़िवादी मुसलमान थे, वो बाह्य आचरणों पे ज्यादा बल देते थे, लेकिन सूफियों ने, ठीक है, मन की शुद्धता। किसकी शुद्धता बच्चे? मन की शुद्धता। ठीक है, या हम लोग बात करें आंतरिक पवित्रता पर बड़ा बल दिया। ठीक है, तो ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं और इन दोनों ही विशेषताओं के कारण, ठीक है, सूफीवाद हम लोगों को अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। कहां पहुंचता हुआ दिखाई दिया बच्चे? तो अपने चरमोत्कर्ष पर हम लोगों को पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। चलें बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है बच्चों आपके बीच में? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पे किया था? ठीक है, अब तो इसका तो उत्तर लिख दोगे ना। अभी पीछे भी तो क्वेश्चन बताया था, कुशासन के आधार पर। कुछ नहीं लिखना, मैंने पीछे बता चुका हूं बच्चों। किस आधार पे किया था? कुशासन के आधार पे किया था। अब पीछे जाके डिटेल में देख लेना आप लोग, पीछे समझा चुका हूं मैं। ठीक है, अवध का विलय किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? एक क्वेश्चन था ना, वहां डिटेल में समझाया था। कुशासन का आरोप लगाया था। क्या कहा था अवध के नवाब को, वाजिद अली शाह को, डलहौजी ने, कि भैया तुम्हारा प्रशासन अच्छे से नहीं चल रहा, हम आप पे क्या कर रहे हैं? अधिकार कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। हड़प लिया कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने। चलो अगला क्वेश्चन, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। कैसा क्वेश्चन है बच्चे ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन भी है। चलो बताओ, धोलावीरापुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? चलो फटाफट उत्तर दो बच्चों, ये आप लोगों को उत्तर देना है फटाफट। चलो इसका उत्तर दो प्यारे बच्चों, कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलो बच्चों फटाफट कमेंट करो, इसका सही उत्तर दो। चलो फटाफट कमेंट करके उत्तर दो प्यारे बच्चों, कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। मैं इसका उत्तर दूं आप लोगों को बच्चों, धोलावीरापुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बच्चों इसका राइट आंसर है R.S. विष्ट। ठीक है, R.S. विष्ट के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था बच्चे। कब की बात है? तो 1959 से इसका प्रारंभ हुआ था। किसका? धोलावीरा के उत्खनन का। ये एक सिंधु घाटी सभ्यता की साइट से बच्चे। कहाँ पड़ती है ये? तो कच्ची करण में, गुजरात में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? गुजरात लिख सकते हो आप लोग, जब इसमें लिखो आप लोग।
ठीक है। यहां से फिर उत्खनन में हम लोगों को मिला क्या बच्चे, साक्ष्य कौन कौन से मिले हम लोगों को, साक्ष्य की बात करें, एविडेंस की बात करें, क्या क्या हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बच्चे साक्ष्य हम लोगों को जो देखने को मिलते हैं ना, वो यहाँ पे एक देखने को मिलता है कि यहाँ हम लोगों को एक विशाल स्टेडियम मिला है। क्या मिला है बच्चे, हम लोगों को एक विशाल स्टेडियम मिला है बच्चे, ठीक है, विशाल स्टेडियम हम लोगों को यहाँ मिला है। इसके बाद ये पहली चीज थी। दूसरी चीज हम लोगों को यहाँ से क्या मिली, तो यहाँ से हम लोगों को, ठीक है, एक मध्यम टीला भी मिला है बच्चे, ठीक है, तीसरा टीला भी कह सकते हो, मध्यम टीला मिला है, लिख सकते हो आप लोग ये सारी चीजें, ठीक है बच्चे। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोगों की पूरी किताब से, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन थे बच्चे ये, तो अति लघुत्तरीय आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ऐसे ही और मैं सेशन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए अभी अति लघुत्तरीय, जब तक आप लोग 2 मार्च तक ना पहुंच जाओ, वेल प्रिपेयर ना हो जाओ आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आने हैं, देख लेना आप, ठीक है। तो पेपर यहीं से आना है, तैयारी भी यहीं से करनी है, ठीक है। बस जुड़े रहना है आप लोगों को अली सर के साथ में, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अली सर के साथ।